हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रेट स्कॉलर्स एकेडमी। मैं हूं सनी जैन। वेलकम करता हूं आपका चैप्टर नंबर 7 में, जिसका नाम है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटिव कंसेप्ट्स। एग्जाम व्यू पॉइंट से ये 3 चैप्टर की सीरीज है, 7, 8 और 9। कहीं ना कहीं एग्जाम में बच्चों को ये सबसे ज़्यादा टेंशन क्रिएट करता है। बच्चों को लास्ट तक ये 3 चैप्टर समझ में नहीं आते, लेकिन मेरा दावा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। यानी आप इस चैप्टर के अंदर 12 आउट ऑफ 12 मार्क्स स्कोर कर पाओगे इन तीनों चैप्टर की सीरीज में। तो देखते हैं इस चैप्टर के अंदर है क्या। तो सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, इन दोनों वर्ड्स को समझने की हम कोशिश करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं यहां पर बात करता हूं एग्रीगेट डिमांड की। अब एग्रीगेट डिमांड का मतलब है कहीं ना कहीं टोटल डिमांड। अब टोटल डिमांड का मतलब आपके देश में, सपोज मैं इंडिया की बात करता हूं, इंडिया के अंदर सपोज 140 करोड़ की आबादी है, तो टोटल डिमांड का मतलब हुआ 140 करोड़ लोगों ने आपके यहां पर टोटल कितनी डिमांड करी। सारे गुड्स एंड सर्विसेज को मिलाकर जो डिमांड बनती है वो है आपकी एग्रीगेट डिमांड। अब एग्रीगेट सप्लाई भी बिल्कुल यहां पर है आपकी टोटल सप्लाई। अब एग्रीगेट सप्लाई फिर से वही, जैसे मैं मान लेता हूं कि मेरे देश में 10 करोड़ प्रोड्यूसर हैं, कोई भी सामान बनाने वाले लोग हैं, उन सब ने मिलकर कितनी टोटल सप्लाई मतलब प्रोड्यूस करी, वो है आपका एग्रीगेट सप्लाई। लेकिन ये दोनों ही कहीं ना कहीं सिर्फ एस्टिमेशन है। एस्टिमेशन का मतलब कि फ्यूचर में आने वाले टाइम में एक बंदा कितनी डिमांड करेगा, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड। एक प्रोड्यूसर कितनी सप्लाई करेगा, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट सप्लाई। अब आप इसको ऐसे समझो, मैं आपसे कहूं कि भैया एक हफ्ते बाद होली है या एक हफ्ते बाद दिवाली है, और मैं किसी मिठाई वाले के पास पहुंच गया। मैंने कहा भैया आप इस दिवाली पर कितनी मिठाई बेचने की सोच रहे हो, या कितना एस्टिमेट है कि आपकी मिठाई बिक जाएगी, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट सप्लाई। वो कहेगा जी मैं इस दिवाली पर 1000 किलो मिठाई बेच दूंगा, ये आइडिया वो एस्टिमेट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट सप्लाई। ऐसी प्रोड्यूसर कितना सामान आने वाले टाइम में खरीदेगा, वो है आपका एग्रीगेट डिमांड। लॉजिकली यहां पर एक्चुअल डिमांड और एक्चुअल सप्लाई की बात नहीं हो रही, यहां पर सिर्फ एस्टिमेटेड डिमांड और एस्टिमेटेड सप्लाई की बात हो रही है। यह बात आप इसके अंदर याद रखना। पूरे चैप्टर में डाउट बना रहता है कि भाई ये है क्या। अब क्लियर मेरी बात यहां तक? तो कहीं ना कहीं मैं आपको इस चैप्टर को इतना इजी बना दूंगा कि आप इसके अंदर 100% स्कोर कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपके पास आ जाता है कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स वो किस किस चीज़ से मिलकर बना है, फिर सप्लाई, फिर कंजप्शन फंक्शन क्या होता है, सेविंग फंक्शन क्या होता है, उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव। डरो मत, सारे के सारे जो है बहुत ही ईजी चीज़ें हैं। सबसे पहले हम एग्रीगेट डिमांड को यहां पर स्टडी करने वाले हैं। तो लिखता है एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू aggregate demand does not refers to the demand for any particular goods or services in the market। वो कह रहा है कि ये किसी एक पर्टिकुलर गुड की डिमांड नहीं है। इट रेफर्स टू द डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। ये पूरे देश की कहानी कह रहा है कि एक इकोनॉमी में, एक अर्थव्यवस्था में टोटल गुड्स एंड सर्विसेज की कितनी डिमांड है। एग्रीगेट डिमांड को हम कहीं ना कहीं टाइम पीरियड के साथ मेजर करते हैं, एक साल में टोटल कितनी डिमांड हुई, तो इसलिए ये आपका फ्लो कंसेप्ट है। यानी जब भी आप किसी टाइम डायमेंशन के साथ चीज़ों को मेजर करते हो, टाइम के कंपैरिजन में चीज़ों को मेजर करते हो, टाइम के रिलेशन में किसी चीज़ को मेजर करते हो, तब वो आपका बन जाता है फ्लो कंसेप्ट। अब डिमांड को स्टडी करने के आपके पास 2 तरीके थे, ये हमने 11th में पढ़ा है कि डिमांड को हम इनकम के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं और प्राइस के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। इनकम के साथ डिमांड का पॉजिटिव रिलेशन था, अगर इनकम बढ़ती है तो चीज़ों की डिमांड बढ़ती है, इनकम घटती है तो चीज़ों की डिमांड कम होती है। प्राइस के साथ डिमांड का नेगेटिव रिलेशन था, प्राइस ज़्यादा डिमांड कम, और प्राइस कम तो डिमांड ज़्यादा। डन। तो यहां पर इनकम के साथ प्राइस डिमांड का पॉजिटिव रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है, प्राइस के साथ यहां पर इसका नेगेटिव रिलेशन दिखाई दे रहा है। यही बात वो यहां पर लिखने की बात कर रहा है। हम एग्रीगेट डिमांड को 2 लेवल पर स्टडी कर सकते हैं, एक प्राइस के साथ और एक इनकम के साथ। इनकम और प्राइस
प्राइस और डिमांड का नेगेटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड एग्रीगेट डिमांड। लेकिन इनकम के साथ अगर हम डिमांड को कंपेयर करें तो इसका पॉजिटिव रिलेशन है। तो अगर मैं इन दोनों के कर्व बनाने की कोशिश करूं तो क्या होगा, इनकम वाला कर्व जो है वो पॉजिटिव स्लोप बनेगा और जो आपका प्राइस वाला कर्व है वो नेगेटिव स्लोप बनेगा। तो यही बात वो यहां पर कहना चाह रहा है कि भैया अगर आप प्राइस के साथ कंपेयर करोगे तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा और अगर आप इनकम के साथ कंपेयर करोगे तो वो आपका अपवर्ड स्लोपिंग होगा। अब खास बात, खुशी की बात कि यहाँ पर हम +2 लेवल पर सिर्फ हम इनको इनकम के साथ स्टडी कर रहे हैं, हम किसी और के साथ इस चीज़ को स्टडी नहीं कर रहे। तो वी स्टडी एग्रीगेट डिमांड इन रिलेशन टू लेवल ऑफ इनकम so that aggregate demand rise as the level of income rise in the economy। तो हम यहाँ पर इनकम के साथ डिमांड को स्टडी कर रहे हैं, तो जो भी आपकी टेबल्स बनेंगी वो इनकम के साथ बनेंगी, यहाँ पर प्राइस का कोई रोल नहीं है। तो इनकम ज़्यादा डिमांड ज़्यादा, इनकम कम डिमांड कम, बेसिक लॉजिक। अब एग्रीगेट डिमांड इज नॉट सम टोटल ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज डिमांडेड इन द इकोनॉमी, इट इज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। सिर्फ फिजिकल गुड्स की कहानी नहीं लिख रहे, यहाँ पर इंटेंजिबल गुड्स की, सर्विसेज की कहानी भी लिख रहे हैं। तो लॉजिकली एक बंदे ने कितने गुड्स की डिमांड करी है, कितनी सर्विसेज की डिमांड करी है, उन सबको कंबाइन करने के बाद जो आपका टोटल डिमांड बनेगी दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू डू सो। तो एग्रीगेट डिमांड हम हमेशा मेजर करते हैं कि टोटल आपने कितने पैसे खर्च किए गुड्स एंड सर्विसेज पर। तो एग्रीगेट डिमांड इज एक्सप्रेस एज पीपल विश टू स्पेंड। ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं कि आपने यहां पर आने वाले टाइम में कितना खर्चा करना है, ये उसका एस्टीमेट है। और what people plan to spend, never interpret AD as actually spent on purchase of goods and services in the economy। तो यहां पर कभी भी एग्रीगेट डिमांड को ये मत कहना कि एक्चुअली में कितने पैसे खर्च हुए। एक बंदे ने कितने पैसे खर्च करने की सोची थी, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन आपके पास दे रखी है, जो सी डेफिनेशन आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो। एग्रीगेट डिमांड इज सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर दैट पीपल प्लान टू इनकर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। तो इनकम लेवल के हिसाब से अलग अलग चीजें जो एक बंदा खर्च करना चाहता है वो है आपका एग्रीगेट डिमांड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, एक साल के दौरान। बिहेवियर ऑफ एडी शेड्यूल। अब शेड्यूल मैं आपको एक अपना बना रहा हूं ताकि आपको दिक्कत खत्म हो जाए, आपको बार बार अलग अलग टेबल्स ना करनी पड़े। मैंने कहा कि हम यहां पर चीजों को स्टडी कर रहे हैं इनकम के साथ, तो यहां पर हम इनकम को वाई से डिनोट करते हैं और एग्रीगेट डिमांड को हम एडी लिख रहे हैं। तो मैं यहां पर एक बार आपको कह रहा हूं कि आपकी इनकम है 0, भैया मैं बेरोजगार हूं, सपोज ऐसे कह लो। तो यहां पर बेरोजगार हूं लेकिन फिर भी जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो सरवाइव करने के लिए डिमांड करनी पड़ेगी ना। तो मिनिमम 0 लेवल पर भी कुछ ना कुछ डिमांड तो बनी ही रहेगी। अब आपकी इनकम बढ़ेगी तो कहा था ना कि खर्चे भी बढ़ेंगे, हो गया डन। अब उसके बाद इनकम और बढ़ गई, खर्चे और बढ़ गए, डिमांड और बढ़ गई। इसके बाद इनकम, उसके बाद डिमांड, फिर से यहां इस पॉइंट पर आपकी इनकम और एग्रीगेट डिमांड दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, हो गया। इससे पहले अगर हम बात करें तो इनकम कम है, डिमांड ज़्यादा है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर पैसे तो है ही नहीं, फिर खर्च कैसे करेंगे। भाई मान लिया कि मेरी इनकम 0 है, मेरी नौकरी चली गई, तो क्या मतलब, क्या मैं खाना पीना छोड़ दूं? नहीं। तो जो पैसा मैंने सेव करके रखा होगा या तो वो यूज करूंगा या फिर मैं किसी से उधार लूंगा। तो जब आपकी इनकम कम होती है और डिमांड ज्यादा होती है तो आप यहां पर या तो नेगेटिव सेविंग करते हो। अब नेगेटिव सेविंग का मतलब जो गुल्लक में पैसे जोड़ कर रखे थे उसे निकालना शुरू कर दोगे, और या तो आप किसी से बोरो करोगे, उधार लोगे। हो गया टेबल ओके। ये टेबल याद रखना, इसको लिख लेना, आगे इसके अभी जगह छोड़ देना, मैं इसके आगे भी कई सारी चीजें लिखवाऊंगा। डन। तो यहां तक आपके पास क्या क्या चीजें हमने पढ़ी। आपकी इनकम बढ़ रही है तो आपकी डिमांड भी बढ़ रही है। उसके बाद इनकम 0 थी लेकिन डिमांड 0 नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि आपको सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं ये पैसे आएंगे कहां से?
अब ये पैसे आपके जो आएंगे या तो अपनी गुल्लक तोड़ो और पैसे निकालो, नेगेटिव सेविंग, या किसी से उधार लो। उसके बाद एक ऐसा पॉइंट भी आएगा जहां पर आपकी इनकम और डिमांड जो है वो बराबर हो जाएगी। इसके बाद आपकी इनकम जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाएगी और एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि पीपल स्टार्ट सेविंग, यहाँ पर लोग पैसा जो है वो सेव करना शुरू कर देंगे। हो गया क्लियर यहाँ तक? डन। इसके बाद आ जाते हैं हम अपने फिर से बुक के टॉपिक पे। तो देखो डिमांड शेड्यूल बना यही रखा है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करूंगा जब आपको ये समझ में आएगा। ओके, तो देखो यहां पर अब ये एक्सप्लेनेशन वही है लेकिन इंग्लिश में लिखी हुई है। देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी इवन व्हेन इनकम इज जीरो। जब आपकी इनकम जो है वो जीरो होती है तब भी मिनिमम लेवल आपके यहां पर कुछ ना कुछ बना रहता है, दैट इज कॉल्ड 30। The reason is simple, you must incur some expenditure for your survival। भैया पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे अगर आपको जिंदा रहना है तो लिखता है even when income is absolutely zero, you may do it through borrowing called negative saving। अब आप यहाँ पर ये जो भी चीज करने वाले हो वो नेगेटिव सेविंग के थ्रू करने वाले हो। As aggregate demand increase, income increase, AD is positively related to वाई। तो वो कह रहा है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे डिमांड भी बढ़ेगी। इनकम और डिमांड का पॉजिटिव रिलेशन है। आफ्टर सर्टेन लेवल, एक लेवल आने के बाद एडी लैग्स बिहाइंड, एडी एग्रीगेट डिमांड पीछे रह जाएगी। ये कौन सी कहानी लिख रहा है? ये आपको ये बाद वाली कहानी लिख रहा है। इस पॉइंट के बाद वाली कहानी ये लिखने की कोशिश कर रहा है कि भाई एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जहां पर आपकी इनकम तो ज्यादा हो जाएगी और एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लोग जो है फ्यूचर के लिए पैसा सेव करना शुरू कर देंगे। तो लिखता है दिस हैपन्स बिकॉज एट हायर लेवल ऑफ इनकम पीपल स्टार्ट सेविंग अ पार्ट ऑफ देयर इनकम। हो गया क्लियर यहां तक? अब एडी कर्व, कर्व बोले तो ग्राफ, कर्व बोले तो ग्राफ। अब ग्राफ का मतलब यहां पर क्या होने वाला है? ग्राफ का मतलब बिल्कुल सीधा सीधा सा है भाई, कि यहां पर जब भी आप कोई चीज मैन्युफैक्चर करने की कोशिश कर रहे हो टेबल से, तो टेबल को जब मैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दे दूंगा तब वो बन जाएगा एग्रीगेट डिमांड का कर्व। तो यहां पर वो लिखता है कि जब मैं इस टेबल का डायग्राम बना दूंगा दैट इज कॉल्ड एडी कर्व। अब आप सिंपल सा है, डायग्राम भी बना सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। देखो मैं यहां पर साइड में मैंने इसलिए छोटा कर दिया ताकि आपको इजीली डायग्राम दिखाई दे और मैं कंपेयर कर सकूं। अब आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है वो देखो जीरो से शुरू हो रही है, सॉरी एग्रीगेट सप्लाई कह रहा हूं, या इनकम जो है वो देखो जीरो से शुरू हो रही और कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है, 0, 20, 40, 60, 80 बढ़ रही है ना। अब हम एग्रीगेट डिमांड को लिया था, देखो 30 से शुरू हो रही है। यहां पर हम एडी एएस लिखते हैं और यहां पर हम इनकम लिखते हैं। ओके, तो अब आपका क्या कह रहा है? जब आपकी इनकम जीरो थी तब भी मिनिमम लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड थी। जब आपकी इनकम जीरो थी तब भी आपकी मिनिमम लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड थी। तो ये हो गया आपका वो 30 वाला पॉइंट। इसके बाद यहाँ 35, ये देखो यहाँ पर हो गया 40। यहाँ पर आपकी इनकम और एग्रीगेट डिमांड दोनों बराबर हैं, यानी कि जितना पैसा मेरे पास आया उतना का उतना पैसा मैंने खर्च कर दिया। इसके बाद आपकी जो इनकम है वो ज़्यादा हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा और पीपल जो है इसके बीच का जो हिस्सा है वो सेव करना शुरू कर देंगे। हो गया क्लियर यहाँ तक? तो देखो लिखता क्या है, ये रहा। अभी मैंने आपको सिर्फ दो ही चीज़ें समझाई हैं इसके अंदर, एक तो ये वाली लाइन समझाई है मैंने और एक ये वाली लाइन समझाई है। डन। ये दो लाइनों को समझ लिया तो समझ लो मोस्ट ऑफ द ग्राफ आपने यहाँ पर समझ लिए। क्लियर है यहां तक? अगर कोई डाउट हो तो एक बार वीडियो को दोबारा से देख लेना, क्योंकि ये डायग्राम समझना बहुत ज़रूरी है। दोबारा से मैं यहां पर एक बार डायग्राम में हाईलाइट कर देता हूं। इस पॉइंट से, इक्विलिब्रियम के पॉइंट से पहले इनकम कम है, डिमांड ज़्यादा है तो सेविंग नेगेटिव होएगी। इस पॉइंट के ऊपर इनकम और एग्रीगेट डिमांड दोनों बराबर हैं। इस पॉइंट के बाद इनकम ज़्यादा है और एग्रीगेट डिमांड कम है। अभी मैं इस डायग्राम को फोकस करवाऊंगा, लेकिन इससे पहले ये कंसेप्ट समझना ज़रूरी था। क्लियर हो गया यहाँ तक? इसके बाद आपके पास तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती है जो कि नेक्स्ट पेज पर है, कंपोनेंट्स।
इस डायग्राम को करने के लिए पहले मैं आपको कंपोनेंट्स कराऊंगा, फिर आपको ये समझ में आएगा। ओके, वो कहता है, अब मैं यही टेबल दोबारा से बनाने वाला हूं, इनकम और एग्रीगेट डिमांड वाली, ताकि आपको ये समझ में आए, फिर हम उसको आगे करेंगे। तो यहां पर हम लिख रहे हैं दोबारा से इनकम, दैट इज वाई, उसके बाद एग्रीगेट डिमांड, तो यहां पर आपके पास 0, 20, 40, 60, 80, इसके बाद एग्रीगेट डिमांड जो है दैट इज 30, 35, 40, 45, 50। अब एग्रीगेट डिमांड का मतलब था कि आपके यहां पर लोग खर्चा किस किस चीज पर कर रहे हैं। तो अगर मैं यहां पर मान लूं कि मेरी जो है वो 2 सेक्टर मॉडल इकोनॉमी है, अगर मैं यहां पर एज्यूम कर लूं कि मेरी जो इकोनॉमी है दैट इज 2 सेक्टर मॉडल। अब जब 2 सेक्टर होंगे तो यहां पर आपके पास 2 सेक्टर होंगे, एक तो प्रोड्यूसर होगा और एक हाउस होल्ड होगा। हाउस होल्ड क्या होता है, अपने घर के लिए खर्चे करता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो हम यहां पर एक तो हाउस होल्ड के खर्चों को लेंगे, दैट इज कॉल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोड्यूसर जो है वो आपका इन्वेस्ट करता है, और इन्वेस्ट करता है तो हम यहां पर उसके एक्सपेंडिचर को कहेंगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो अगर मैं 2 सेक्टर मॉडल की बात करूं तो यहां पर आपके पास 2 कंपोनेंट्स बनेंगे एग्रीगेट डिमांड के, एक सी और एक आई। डन। अब यहां पर क्या करने वाले हैं, यहां पर हम बेसिकली कंज्यूमर को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा यहां पर कंपनियों के चेंजेस में कोई खास लेना देना नहीं है, तो इसलिए हमने यहां पर इन्वेस्टमेंट को कांस्टेंट माना हुआ है। इन्वेस्टमेंट को क्या माना हुआ है, कांस्टेंट, क्योंकि इस कंसेप्ट या इस चैप्टर में कंज्यूमर का रोल मेन है एज कंपेयर टू कंपनी, गवर्नमेंट, इस तरीके का रोल यहां पर हम स्टडी नहीं कर रहे। तो इसीलिए यहां पर हम सिर्फ कंजप्शन को ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो इसलिए हमने इन्वेस्टमेंट ज्यादा कोई तंग ना करे, इसलिए इन्वेस्टमेंट को हमने कांस्टेंट ले लिया। अब आपके पास AD इज इक्वल्स टू C प्लस आई आपका 2 सेक्टर मॉडल का फॉर्मूला बन गया। अब अगर एग्रीगेट डिमांड 30 है और इन्वेस्टमेंट 10 है, तो क्या मैं कंजप्शन की वैल्यू निकाल सकता हूं? बहुत ही इजीली। यहां पर आ गया आपके पास 20, यहां पर आ गया 25, यहां 30 या 35 और यहां पर 40। अब इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट तो फिर से भी वही चल रहा है। इक्विलिब्रियम तो यही है जहां पर आपका एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है। हो गया ओके। अब ये हो गया आपका 2 सेक्टर मॉडल। अब मैं इसी का ही डायग्राम प्रिपेयर कर रहा हूं, ध्यान से देखना इस डायग्राम को, इस डायग्राम को समझना बहुत जरूरी है। तो यहां पर आपके पास आ गया इनकम, इसके बाद हमने कहा था एग्रीगेट डिमांड, ये आपका एग्रीगेट डिमांड आ गया। इसके बाद आपके यहां पर 2 कंपोनेंट्स आप यहां पर स्टडी करने वाले हो, कौन कौन से, सी और आई। अब आई तो यहां पर कांस्टेंट चल रहा है, ठीक है ना। देखो यहां पर AD था, यहां पर AS था, यहां 0, यहां इनकम, ये 30 वाला पॉइंट था। ओके, अब यहां पर वो कह रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो कांस्टेंट है भैया, तो इन्वेस्टमेंट यहां पर आपकी कांस्टेंट होगी 10 पर, हमने कांस्टेंट वाली बना दी। अब कंजप्शन को देखो, कंजप्शन जब इनकम 0 है तब भी आप कुछ ना कुछ कंजप्शन कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन। ये हो गया आपका, हो गया। तो अब आप यहां पर एग्रीगेट डिमांड को लिख सकते हो C प्लस आई, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड जो है वो 2 कंपोनेंट्स को मिलकर बना है। कौन से 2 कंपोनेंट्स को मिलकर बना है, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट को। तो जो इसके बीच का ये वाला गैप है ना, ये हमेशा सेम रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि कंजप्शन और एग्रीगेट डिमांड और कंजप्शन के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट आपकी क्या चल रही है, कांस्टेंट चल रही है। तो हमेशा एग्रीगेट डिमांड और कंजप्शन लाइन एक दूसरे के पैरेलल चलेंगी। इसके बीच का जो डिफरेंस है वो किस वजह से है, इन्वेस्टमेंट की वजह से। देखो अब हमने ये वाला डायग्राम कर लिया। अब अगर इस डायग्राम को हम देखें तो देखो क्या क्या लिखता है। सबसे पहले आपके पास आ गया ये आपकी इनकम वाली लाइन, ये आपकी इन्वेस्टमेंट वाली लाइन, ये आपकी कंजप्शन वाली लाइन, और इन दोनों को क्लब करके जो आपने बनाया दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड। अगर मैं एक्सप्लेनेशन करने की बात करूं इस डायग्राम की तो बिल्कुल सेम, बिल्कुल वही जो डिट्टो हम पीछे कॉपी पेस्ट कर कर आए हैं।
तो देखो लिखता है 45 डिग्री लाइन इंडिकेट्स द लेवल ऑफ इनकम। वो कह रहा है जो इनकम वाली लाइन है वो 45 डिग्री है। 45 डिग्री का मतलब होता है कि कांस्टेंट जा रही है सेंटर ओरिजिन से। उसके बाद ए डी वाई इज इक्वल्स टू वाई। यहाँ पर जब आपकी एग्रीगेट डिमांड और आपका वाई बराबर होगा, जब कब, जब आपकी इनकम 40 होगी। इस पॉइंट से पहले आपकी डिमांड ज़्यादा है और इनकम कम है। दिस इज बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ मिनिमम लेवल ऑफ एडी। तो वही वाली बात कि भैया जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करना पड़ेगा, तो मिनिमम लेवल ऑफ एडी मार्केट में बना ही रहेगी। बियॉन्ड इट एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी और इनकम ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि लोग अपनी इनकम का कुछ हिस्सा सेव करना शुरू कर देते हैं। मिनिमम लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड 30 रही, कब, जब आपकी इनकम 0 थी। तो दिस इंडिकेट्स द एक्सपेंडिचर विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। तो कह रहे हैं भैया ये तो वो मिनिमम खर्चा है जो एक प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को इकोनॉमी में करना ही करना पड़ेगा, चाहे उसके पास इनकम हो चाहे उसके पास इनकम ना हो। डन। इसके बाद कंपोनेंट्स आ जाते हैं। टू सेक्टर मॉडल के कंपोनेंट्स में आपको पढ़ा ही चुका हूं। देखो क्लोज इकोनॉमी का मतलब होता है जब आप विदेशियों से लेन देन नहीं करते, तो आपका 2 सेक्टर मॉडल और 3 सेक्टर मॉडल ये आपका यहां पर वो आपके इसमें आ जाएगा। तो 2 सेक्टर मॉडल आपका कौन कौन सा होता है, प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर। तो अभी अभी मैंने कहा हाउस होल्ड सेक्टर कंजप्शन करता है और प्रोड्यूसर सेक्टर इन्वेस्टमेंट करता है। ये हो गया आपका यहां पर C+I। अब जब मैं 3 सेक्टर मॉडल की बात करूंगा तो गवर्नमेंट भी एड ऑन हो जाएगा। तो C और I तो था ही, और G भी यहां पर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी जुड़ जाएगा। और जैसे ही मैं ओपन इकोनॉमी की बात कर रहा हूं, 4 सेक्टर मॉडल की बात कर रहा हूं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जुड़ जाएंगे 4 सेक्टर मॉडल में। क्यों? क्योंकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आ जाएगा। तो आपका फॉर्मूला क्या बना, C+I+G प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, दैट इज कॉल्ड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हो गया क्लियर यहां तक? इसके बाद ये टेबल आपको यहां पर बनाने की जरूरत नहीं है, कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको जो एक टेबल बना दी उसी से आपको सारे के सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ओके। इसके बाद आप यहां पर एक छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आप जरूर मैंडेटरी सॉल्व करोगे। ये आपके कंसेप्ट्स को बिल्डअप करेगा कि हम कर क्या रहे हैं क्वेश्चन में। अब आपके पास दूसरा कंसेप्ट आ जाता है एग्रीगेट सप्लाई का। अब सप्लाई का मतलब समझो। सप्लाई का मतलब मैंने कहा ना कि एक प्रोड्यूसर एक साल में कितना सामान बेचना चाहता है। तो एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू द एग्रीगेट प्रोडक्शन एज प्लान्ड बाय द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। इट इंप्लाइज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब है वैल्यू एडिशन करना, कि आपने यहां पर कितनी चीजें वैल्यू ऐड करी है। वैल्यू एडिशन इंप्लाइज इनकम जनरेशन। और अगर आप किसी चीज में वैल्यू एडिशन कर रहे हो, भाई अपने एफर्ट्स लगा रहे हो, तो इसका मतलब आप यहां पर क्या कर रहे हो, इनकम जनरेट कर रहे हो। इसलिए यहां पर एग्रीगेट सप्लाई को पूरे चैप्टर में हम इनकम के बराबर मानते हैं। तो जो आप ये टेबल बना रहे थे यहां पर, ये इनकम जिसको हम बार बार इनकम लिख रहे हैं, तो आप चाहो तो इसको यहां पर एग्रीगेट सप्लाई भी लिख सकते हो। तो अगर वो मेरे से कहे भाई एडी और एएस का रिलेशन दिखाओ, तो यही डायग्राम जिसमें मैंने इनकम बनाई है, इस इनकम की जगह एग्रीगेट सप्लाई लिख दो, बन गया आपका एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड का रिलेशन। डन। तो लिखते हैं अवर नॉलेज ऑफ नेशनल इनकम टेल्स अस वैल्यू एडिड एंड इनकम जनरेशन आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। तो हम यहां पर जितना चाहें उतना एग्रीगेट सप्लाई को इनकम के बराबर लिख सकते हैं। और वही से वही बात, एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू प्लान्ड प्रोडक्शन और डिजायर प्रोडक्शन। मैं कितना सामान बेचना चाहता हूं, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट सप्लाई। एक्चुअल में कितना सामान बिका, दैट इज नॉट एग्रीगेट सप्लाई। हो गया क्लियर? अब सप्लाई शेड्यूल फिर से वही, ये इनकम और सप्लाई के बराबर था, तो 0 20 40 60, यहां पर भी आप 0 20 40 60 लिखोगे। इसी तरीके से आपकी ये बन जाएगी। अब आप डायग्राम के थ्रू भी इसको बता सकते हो। डन। अब इसके बाद मैं ये 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट मानता हूं। ठीक है, ये वाले 2 क्वेश्चन मैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं इस चैप्टर की फाउंडेशन के लिए, क्योंकि ये हमारे जो लॉर्ड कीन्स हैं जिन्होंने ये थ्योरी दी थी, उन्होंने ये थ्योरी क्यों दी और इसका बेस क्या रखा उन्होंने, दैट इज द ये
टू क्वेश्चंस। तो लिखता है सबसे पहले यहां पर आइडेंटिटी बिटवीन वाई एंड ए एस शोज दैट प्रोड्यूसर इन द इकोनॉमी रेडी टू सेल ऑल दे विश टू प्रोड्यूस। भाई अब सिंपल सा लॉजिक है, मैं जितना सामान बना रहा हूं मैं सारा का सारा बेचना चाहता हूं, अपने गोदाम में रखना ही नहीं चाहता। तो यहां पर हमारा वाई और एस जो है वो आपका बिल्कुल सेम है। पहली बात तो क्लियर। अब वो दूसरा कहता है व्हाई डू द प्रोड्यूसर विश टू सेल ऑल दे विश टू प्रोड्यूस। अब प्रोड्यूसर क्यों बेचना चाहता है वो सारा सामान? दिस इज बिकॉज देयर इज एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। अकॉर्डिंगली प्लानिंग एंड इक्वल राइज इन सप्लाई। तो लिखता है कि वो यहां पर कह रहा है कि एक्सेस सप्लाई है मार्केट में। अब एक्सेस सप्लाई का मतलब या एक्सेस कैपेसिटी का मतलब क्या होता है वो समझो। मेरे पास यहां पर इसको मैं समझाने के लिए आपको एग्जांपल देता हूं। लॉर्ड कीन्स ने ये थ्योरी दी थी आपकी 1930s में। अब 1930s के टाइम पर था ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन का मतलब बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आई हुई थी। अब सारी लेबर घर पे बैठी थी, कोई फैक्ट्रियां नहीं थी, सब बंद पड़ चुकी थी। 2-2 3-3 साल से कोई काम नहीं कर रहा था, गरीबी बढ़ती जा रही थी, भूखमरी बढ़ती जा रही थी। तो जो आपके रिसोर्सिस थे ना वो अनयूटिलाइज थे। अब रिसोर्सेज अनयूटिलाइज का मतलब क्या आपको समझना है तो भाई सारे के सारी रॉ मटेरियल खाली पड़ा है, लेबर घर पर बैठी है, कोई बेचारों को पैसे देने वाला नहीं है। तो इसी पॉइंट को हम कहते हैं एक्सेस कैपेसिटी। मार्केट के अंदर एक्सेस कैपेसिटी है। एक्सेस कैपेसिटी का मतलब मार्केट के अंदर दुनिया भर के रिसोर्सेज फ्री पड़े हैं, जितनी प्रोडक्शन करना चाहो करो। तो मार्केट में अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ती थी तो प्रोड्यूसर उसी के हिसाब से सप्लाई बढ़ा देता था। एग्रीगेट डिमांड कम होती थी तो प्रोड्यूसर उसी के हिसाब से सप्लाई को घटा देता था। तो यही बात वो यहां पर लिखने की कोशिश कर रहा है कि भाई जितना आपके यहां पर जो सोचा कि एक्सेस कैपेसिटी है तो जितनी डिमांड बढ़ेगी अकॉर्डिंगली प्लान करके मैं उतनी सप्लाई भी बढ़ा दूंगा। सो देयर एक्सेस कैपेसिटी इज यूटिलाइज्ड सो दैट A proportionate increase in AS leads to constant price level in the economy। अब वो कह रहे हैं कि भैया डिमांड बढ़ी तो उसके साथ साथ सप्लाई भी बढ़ गई तो प्राइस हमेशा यहां पर क्या रहेगा इकोनॉमी के अंदर कांस्टेंट रहेगा। सो दैट द प्राइस हैज नो रोल इन द डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई। तो यहां पर प्राइस का कोई रोल ही नहीं है पूरे चैप्टर में, यहां पर डिमांड और सप्लाई का ही गेम चालू। Why should we presume that there is excess capacity? अब उसने फिर से पूछ लिया भाई हम मान ही क्यों रहे हैं कि मार्केट में एक्सेस कैपेसिटी है? तो कहते हैं कि यहां पर यही आपकी बेसिक अजम्पशन है कीन्स की। कीन्स ने ये थ्योरी दी थी ग्रेट डिप्रेशन 1930s में। यहां पर सारे के सारे लोग घर पर बैठे हुए थे, सारे रिसोर्सेज खाली पड़े थे, इसीलिए कीन्स ने एज्यूम किया कि मार्केट में एक्सेस कैपेसिटी है, जितनी डिमांड बढ़ेगी उतनी सप्लाई हम ऑटोमेटिकली बढ़ा पाएंगे। अब आप एग्रीगेट सप्लाई कर्व को फिर से वही 45 डिग्री वाला एंगल और कांस्टेंट आप यहां पर उसको इंक्रीज कर रहे हो। अब आप यहां पर इसको सोल्व भी कर सकते हो। अब आप इनकम के दो कंपोनेंट स्टडी करोगे, जैसे आप यहां पर डिमांड के आपने कंपोनेंट स्टडी करे तो इनकम के भी आपके दो कंपोनेंट्स हैं और दैट इज सी और एस। भाई मैंने 1000 रुपए कमाए हैं तो मैं या तो खर्च करूंगा या तो सेव करूंगा। तो अगर मैंने 800 रुपए खर्च कर दिए तो मैं 200 रुपए सेव करूंगा। यही बात वो यहाँ कहना चाह रहा है। वो कह रहा है भाई अगर आपकी इनकम है 0 तो आप अगर खर्च कर रहे हो 50 रुपए तो सेव तो आपने कुछ करा ही नहीं, ये है होगी आपकी नेगेटिव सेविंग। अगर आपकी इनकम है 50 रुपए और आप खर्च कर रहे हो 75 रुपए तो अभी भी आपने 25 रुपए गुल्लक से निकाले। इनकम है 100 रुपए, खर्च भी कर रहे हो 100 रुपए तो सेविंग तो हो गई आपकी 0। अगर आपकी इनकम है 200 रुपए और आपने खर्च करे हैं 150 रुपए तो अब आपके पास 50 रुपए क्या हो गए, बच गए। यही है आपकी सेविंग। तो इसलिए अब आपके पास दोनों के कंपोनेंट्स बिल्कुल तैयार हैं। एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स जो पढ़े आपने दैट इज सी प्लस आई और एग्रीगेट सप्लाई के कंपोनेंट पढ़े सी प्लस एस। ओके यहां तक। इसके बाद आपके पास ये दोनों तीनों क्वेश्चन दे रखे हैं, आप इजीली कर सकते हो। यहां पर आपके पास आ जाता है कंजप्शन फंक्शन। कंजप्शन फंक्शन बिल्कुल ही इजी है, कुछ नहीं है कंजप्शन फंक्शन में। मैंने आपको जो टेबल बनवाई है वही इसके अंदर दोबारा बनानी है। कंजप्शन फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। तो लिखता है हाउस होल्ड कंजप्शन इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड।
इट इज रिलेटेड विद द लेवल ऑफ इनकम। अभी अभी मैंने कहा ना, इनकम बढ़ेगी तो कंजप्शन बढ़ेगी, इनकम कम तो कंजप्शन कम, तो लॉजिकली ये एक दूसरे से पॉजिटिव रिलेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हायर इनकम लीड्स टू हायर consumption. So the functional relationship between C and Y is called consumption function. तो अगर consumption function की वो definition पूछे तो ये भाई बड़े बड़े अंडरलाइन कर लो ताकि आपको दिक्कत ही ना आए रिलेशनशिप या डेफिनेशन लिखने में। तो फॉर्मूला भी इसका यही है, डेफिनेशन भी इसकी यही है, इस तरीके से। तो अब यहां पर फिर से वही टेबल वो आपको बनवाने की कोशिश करेगा। देखो यही टेबल हमने बनाई थी ताकि आपको दिक्कत ना रहे। अब वो यहां पर सिर्फ इन दो ब्लॉक्स को स्टडी करने वाला है। कौन कौन से दो ब्लॉक्स को? एक तो आपका ये इनकम वाला और ये आपका कंजप्शन वाला। क्यों? क्योंकि उसने कहा है इट इज ए रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम। तो हम सिर्फ कौन से दो ब्लॉक्स को लेने वाले हैं? कंजप्शन और इनकम। अगर मैं डायग्राम बनाने की बात करूं तो यहां पर कौन सी दो लाइनें लूंगा? एक तो इनकम वाली लाइन ले लूंगा और एक कंजप्शन वाली लाइन ले लूंगा। हो गया डायग्राम तैयार। तो इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है, इससे इजी चैप्टर कोई नहीं है। अगर मैं कंसेप्ट को पकड़ गया तो, अगर कंसेप्ट पकड़ लिया ना, उसके बाद ये चैप्टर आपके लिए टिप्स, बिल्कुल टिप्स पर है। तो लिखता है स्टडिंग द बिहेवियर ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू वाई। कंजप्शन कैसे रिएक्ट कर रही है इनकम के साथ, दैट इज कॉल्ड कंजप्शन फंक्शन। तो कह रहे हैं आपके हमेशा यहां पर मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन तो बनी रहेगी। अभी अभी हमने यही बात देखी, इनकम 0 है तब भी मिनिमम आपके यहां पर 20 की कंजप्शन हो रही है। तो वो यही बात लिख रहा है कि भाई इनकम 0 हो भी लेकिन मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन तो बना रहेगा। अब क्यों बना रहेगा? क्योंकि फिर से सर्वाइवल की कहानी आ जाएगी। तो वही बात यहां पर लिखता है। आप यहां पर रीजन भी लिख सकते हो, फॉर सर्वाइवल। तो बुक वाला लिखे ना लिखे, हम उसको उससे बेटर लिख सकते हैं, यह बात याद रखना। तो लिखता है दैट इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजप्शन। तो जब आपकी इनकम 0 होती है, जो मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन होता है, दैट इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजप्शन। और ये पैसा आएगा कहां से? दिस इज ड्यू टू नेगेटिव सेविंग और बोरोइंग। कंजप्शन इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू इनकम, ये बात हम कर ही चुके हैं। और जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजप्शन भी बढ़ेगी। द एंटायर इंक्रीज इन इनकम इज नॉट कन्वर्टेड इनटू सी। तो जितनी इनकम बढ़ रही है जरूरी नहीं है लोग उतना ही खर्चा भी बढ़ाएं। इनकम ज्यादा बढ़ सकती है, खर्चा कम बढ़ सकता है, ये बात। और क्यों ऐसा होगा? कहीं ना कहीं पीपल स्टार्ट सेविंग। पीपल जो है वो अपनी इनकम को बचाना शुरू कर देंगे, फ्यूचर के लिए सेव करना शुरू कर देंगे। तो जो आपके रफ्तार है कंजप्शन के बढ़ने की, वो थोड़ी सी कम रह जाएगी, वो इनकम के मुकाबले उस रफ्तार से बढ़ नहीं पाएगी। हो गया क्लियर? फिर से ये दोबारा से टेबल दे रहा है, फिर से सेम वही 3-3 लाइनें लिख रहा है जो पीछे लिख कर आया है। यहां पर मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन है, देन सी इवन वाई। सी का पॉजिटिव रिलेशन है वाई के साथ, और यहां पर एक टाइम आएगा कि सी की बढ़ने की रफ्तार कम हो जाएगी, इनकम आगे निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि पीपल या लोगों ने अपना जो इनकम है वो सेव करना शुरू कर दी। तो देखो यहां पर आपके पास ये डायग्राम बना रखा है, तो डायग्राम देखकर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपकी इनकम है, ये आपकी कंजप्शन है, काम खत्म। टेबल वही बनाओ जो मैंने आपको एक सिखाई है, बार बार टेबल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। देखो तीसरी बार फिर से वही चीज़ एक्सप्लेन की गई है, इसके अलावा कोई पॉइंट नहीं। ब्रेक इवन पॉइंट को मैं इंपॉर्टेंट मानता हूं, इसको इंपॉर्टेंट लिख लेना। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब सिंपल सा है, जहां पर आपकी कंजप्शन और इनकम एक दूसरे के बराबर हो, दैट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। व्हेन टोटल कंजप्शन इज इक्वल्स टू टोटल इनकम, जहां पर आपकी सेविंग एकदम 0 हो जाएगी, वहां पर है आपका ब्रेक इवन पॉइंट। फिर से वही 3 बातें यहां पर लिखी हुई है कि जो सी लाइन है वो 20 से स्टार्ट होगी, यही मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन है, इसी को हम ऑटोनोमस कंजप्शन कहते हैं। सी लाइन की स्लोप हमेशा पॉजिटिव होगी, यानी इनकम बढ़ेगी तो कंजप्शन भी बढ़ेगी, और उसके बाद कुछ रफ्तार जो है सी की बढ़ने की कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि पीपल स्टार्ट सेविंग। स्लोप ऑफ सी लाइन। अब ये थोड़ा सा ध्यान से देखना जो मैं दिखा रहा हूं। ये थी आपकी कंजप्शन लाइन, ये थी आपकी कंजप्शन लाइन जो 20 से शुरू हो रही थी। अब स्लोप का मतलब क्या होता है? स्लोप का मतलब होता है ढलान।
ढलान, यानी कितनी ढलान है, कितनी, अगर मैं यहाँ से एक बॉल को छोड़ दूँ तो वो कितनी तेजी से फिसल कर आएगी। तो ढलान खड़ी है यानी स्टीपर है या फ्लैटर है, दैट इज कॉल्ड स्लोप। अब स्लोप निकालने के लिए मुझे कम से कम इस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट लगाने पड़ते हैं। अब 2 पॉइंट मैं अपनी मर्जी से लगाना चाहूं, अपनी मर्जी से लगा लूं, या फिर मैं उसको स्टडी करना चाहूं तो ऐसे भी कर सकता हूं। तो यहां पर मैंने 2 पॉइंट ले लिए। ये अब 2 पॉइंट के बीच में यहां पर आपके पास आती है कंजप्शन और यहां पर आपके पास आती है इनकम। तो यहां पर ये मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा यहां तक एड ऑन टच कर देता हूं। तो ये वाला एरिया जो है दैट इज चेंज इन कंजप्शन, डेल्टा सी, और ये वाला जो एरिया है दैट इज चेंज इन इनकम। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो थोड़ा सा और इजी टर्म्स में। जब मेरी इनकम थी 10,000 रुपए तो मैं खर्च करता था 8,000 रुपए। ओके, ये है मेरी इनकम, ये है मेरी कंजप्शन। अब मेरी इनकम बढ़कर हो गई 15,000 रुपए और मैं खर्च करता हूं 12,000 रुपए। हो गया। अब क्या मैं इन दोनों चीजों को ग्राफ पर प्लॉट कर सकता हूं? सोचो, यहां पर मैंने कहा था कंजप्शन लिखेंगे, यहां पर मैंने कहा था इनकम लिखेंगे। अब यहां पर हम पॉइंट्स जो है वो प्लॉट कर लेते हैं, जैसे 4,000, 8,000, 12,000 ऐसे। यहां पर हम 5, 10, 15 ऐसे लिख लेते हैं, 5,000, 10,000, 15,000 ऐसे। डन। अब यहां पर हम इन दोनों पॉइंट को प्लॉट करेंगे। जब आपकी इनकम 10,000 थी और आपके खर्चे थे 8,000, पहला पॉइंट। उसके बाद जब आपकी इनकम 15,000 होगी तो आपके खर्चे जो है वो हो गए आपके 12,000 जब आपकी इनकम थी। तो जब मैं इन दोनों लाइनों को जोड़ूंगा तो ये कुछ इस तरीके से पीछे की तरफ पॉइंट आउट करेंगे। डन। आगे आपके पास अब यहां पर 2 पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट आ गया, अब ये एक ये वाला पॉइंट आ गया। ओके, मैं थोड़ा सा इस टेढ़ी वाली लाइन को इरेज कर देता हूं। डन। अब ये वाला जो एरिया है ये आपको दिखा रहा है चेंज इन कंजप्शन डेल्टा सी, और ये वाला जो एरिया है ये आपको दिखा रहा है चेंज इन इनकम दैट इज डेल्टा वाई। तो अब आप इसको स्लोप के हिसाब से निकाल सकते हो। तो स्लोप का फॉर्मूला हमेशा क्या होता है? स्लोप का फॉर्मूला हमेशा होता है जो भी चीज वाई एक्सिस पर है, जो भी चीज वाई एक्सिस पर है डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। तो ये हो गया आपका डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। तो यही चीज वो यहां पर लिखने की कोशिश कर रहा है, देखो ये रहा। और स्लोप को ही हम यहां पर एक नाम और देते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल का मतलब होता है चेंज होना, और खर्चा या कंज्यूम मतलब खर्चा। तो किस रफ्तार से, किस रेशो से आपका खर्चे में चेंज आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एमपीसी। और यही स्लोप आपको बताने की कोशिश कर रही है। तो लिखता है इट इज द रेट एट विच सी इंक्रीज इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इन वाई। तो कितनी आपकी इनकम बढ़ी और कितने आपके खर्चे बढ़े, दैट इज कॉल्ड एमपीसी। तो यहां पर अगर मैं इसको बात करूं, मेरी इनकम थी 10,000, वो बढ़कर हो गई 5,000, 15,000, तो 5,000 रुपए आपकी इनकम बढ़ी है। तो मेरे खर्चे पहले 8,000 थे, अब बढ़कर मेरे खर्चे 12,000 हो गए हैं। तो कितने खर्चे बढ़ गए? 4,000। तो डेल्टा सी हो गया आपका 4,000 और डेल्टा वाई हो गया आपका 5,000। अगर वो मेरे से पूछे भैया स्लोप क्या है, तो 4,000 डिवाइडेड बाय 5,000 दैट इज इक्वल्स टू 0.8, और यही है आपकी एमपीसी। डन। तो देखो आपकी इनकम 100 से 150 हुई है, खर्चे आपके 100 से 140 हो गए हैं। तो ये 40, ये 50 और ये आ गया आपका 0.8। आप यहां पर अपनी मर्जी से कोई भी फिगर ले सकते हो। अब आपके पास दो अलग अलग कंसेप्ट्स यहां पर आ जाते हैं, एक आ जाता है एपीसी और एक आ जाता है एमपीसी। अब एपीसी एमपीसी तो मैं आपको पढ़ा कर आ चुका हूं। एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। एवरेज प्रोपेंसिटी सिंपल सा फॉर्मूला है सी बाय वाई, यही इसकी डेफिनेशन है, यही इसका फॉर्मूला है। ऐसी एमपीसी की अगर वो गलती से डेफिनेशन पूछ ले तो मैं क्या लिखूं? सोचो, इट इज ए रेशो बिटवीन, अगर वो मेरे से एमपीसी की डेफिनेशन पूछ ले तो क्या लिखूं? इट इज ए रेशो बिटवीन
चेंज इन कंजप्शन एंड चेंज इन इनकम। ऐसे ही अगर वो मेरे से एपीसी की डेफिनेशन पूछे, अगर वो मेरे से एपीसी की डेफिनेशन पूछे, एपीसी का फॉर्मूला सी बाय वाई है, तो डेफिनेशन क्या बनेगी, इट इज ए रेशियो बिटवीन सी एंड वाई। देखो यहां पर क्या लिखता है, एपीसी इज ए रेशियो बिटवीन टोटल कंजप्शन एंड टोटल इनकम, व्हाइल एमपीसी इज ए रेशियो बिटवीन एडिशनल कंजप्शन की जगह आप लिखो डेल्टा सी, लिखा ना, डेल्टा सी का मतलब चेंज इन कंजप्शन, तो चेंज इन कंजप्शन बाय चेंज इन इनकम। ये रहा देखो, चेंज इन कंजप्शन बाय चेंज इन इनकम। अब मैंने एग्जांपल के लिया था, वो ध्यान से देखना। मेरी इनकम थी 10,000 तो मैं खर्च कर रहा था 8,000। अब मेरी इनकम होगी 15,000 तो मैं खर्च कर रहा हूं 12,000। हो गया। अब वो यहां पर क्या कह रहा है कि चेंज कितना आ रहा है इनकम में, इनकम में चेंज आ रहा है 5,000 का, खर्चे में चेंज आ रहा है 4,000 का। तो एमपीसी तो यहां पर हो गया आपका 4,000 बाय 5,000। दैट मीन्स ये है डेल्टा सी और ये है आपका डेल्टा वाई, दैट इज इक्वल्स टू 0.8। लेकिन एपीसी कैसे निकालें, एपीसी का फॉर्मूला था सी बाय वाई। तो एपीसी आपको यहां पर 2 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास 2 सिचुएशन है। कौन कौन सी 2, एक तो ये पहले वाली सिचुएशन है और ये है आपकी दूसरे वाली सिचुएशन। तो एपीसी यहां पर क्या आ रहा है, 8,000 बाय 10,000। दूसरी सिचुएशन में आपके पास एपीसी जो आ रहा है, दैट इज, जो आपका एपीसी दूसरी सिचुएशन में आ रहा है वो क्या है, वो है आपका ये 12,000 बाय 15,000, दैट इज कॉल्ड 0.8। तो जरूरी नहीं है कि एमपीसी और एपीसी की वैल्यू सेम आए, अलग अलग आ सकती हैं। यहां पर आप कोई भी फिगर ले सकते हो, ये सिर्फ समझाने के लिए। तो जब आपकी इनकम थी 150, कंजप्शन था 140, तो देखो एपीसी आपका आ गया 0.933। और जब आपकी चेंज की बात करी, एमपीसी की बात करी, तो वो आ गया आपका 0.8। तो लिखता है एपीसी शोज कंजप्शन पर यूनिट ऑफ टोटल इनकम। तो आपने एक एक यूनिट कितना खर्च किया, यानी मेरे पास जब इनकम 10,000 थी तो मैं कितने रुपए खर्च कर रहा था चीजों पर। लेकिन एमपीसी चेंज दिखाता है कि आपकी इनकम 10 से 15 हुई, भैया इनकम 5,000 बढ़ गई, तो आपके खर्चे कितने बढ़ गए, वो बढ़ाव कितना है वो आपको दिखाता है एमपीसी। ओके। अब वो कह रहे हैं एमपीसी या सी जो है वो एक कांस्टेंट लाइन है। भाई यहां पर है ना, हम बार बार चीजों को, चेंज को स्टडी इतने नहीं कर रहे, हमने यहां पर उसकी स्लोप को कांस्टेंट रख लिया। वो लाइन को ड्रॉ करना है कांस्टेंट। अगर ये स्लोप चेंज होती रहती तो आपकी कंजप्शन लाइन कभी बढ़ जाती, कभी घट जाती, कभी ऐसे, तो ऐसे स्टडी करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो इसलिए हमने कंजप्शन लाइन को क्या कर दिया, कांस्टेंट मान लिया। तो वी नो दैट स्ट्रेट लाइन इज ए कांस्टेंट स्लोप। तो स्ट्रेट लाइन सी फंक्शन इंडिकेट्स स्लोप, कांस्टेंट स्लोप ऑफ सी फंक्शन, इंप्लाइंग दैट एमपीसी मस्ट बी कांस्टेंट। और इसीलिए हम सी फंक्शन को लीनियर कंजप्शन फंक्शन भी कहते हैं। तो एवरी टाइम इनकम राइज अ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज कन्वर्टेड इनटू कैश। तो वो कह रहा है कि जब आपकी इनकम थी 10,000 रुपए तो आप खर्च कर रहे थे 8,000 रुपए। तो अगर आपकी इनकम होगी 20,000 रुपए तो आपके खर्चे भी 16, अगर 30 होगी आपकी तो 24। तो वो कह रहे जिस कांस्टेंट रेट से आपकी इनकम बढ़ेगी उसी कांस्टेंट रेट से आपकी कंजप्शन भी यहां पर बढ़ेगी। तो लिखता है एमपीसी आपका 0.8 है। इसका मतलब आप अपनी इनकम का हर बार जितनी इनकम बढ़ती है उसका 80% हिस्सा ही खर्च करते हो। हो गया क्लियर। अब ये टेबल आप अपनी मर्जी से बना सकते हो, इसके अंदर ऐसी कोई नई चीज नहीं लिखी जो मैं आपको बता। डन। अब ये क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, बहुत ही ज्यादा जरूरी। और मैं इस क्वेश्चन में से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मानता हूं वो ये है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में एपीसी दे रखा है 0.95, एपीसी दे रखा है 0.94, 2 सिचुएशन होंगी। तो लिखता है जब आपकी एपीसी 0.95 थी तो आपकी इनकम थी 300, जब 0.94 था तो आपकी इनकम थी 350। ये आ गया। अब मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो आपकी यहां पर कंजप्शन निकल आई, सी आ गया। अब आप यहां पर चेंज इन कंजप्शन और चेंज इन इनकम से आप यहां पर क्या निकाल सकते हो, एमपीसी। जब आपकी इनकम 300 से 350 हुई तो आपके खर्चे 285 से 329 हो गए। तो ये हो गया आपका चेंज इन कंजप्शन, ये हो गया चेंज इन इनकम और ये आ गया आपका एमपीसी। डन। इसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब सिंपल सा है कि आप यहां पर कितने रुपए खर्च कर रहे हो उसका एक इक्वेशन बना दिया।
तो यहां पर वो कह रहा है कि कंजप्शन इज इक्वल्स टू सी बार प्लस MPCY। अब यहां पर मैंने इस फॉर्मूले को थोड़ा सा इजी बना दिया ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। अब यहां पर सी बार का मतलब है कि यहां पर कुछ कंजप्शन जो है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब जब आपकी इनकम जीरो भी है तब भी आपको कुछ ना कुछ कंजप्शन तो करनी है, तो ये है आपकी ऑटोनोमस कंजप्शन। जब आपकी इनकम जीरो है, जो मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन है वो तो ऑटोनोमस रहेगी ही रहेगी। तो यहां पर वो ऐसा लिख रहा है जैसे मेरी इनकम जीरो है और मुझे जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए 50 रुपए दिन का खाना खाना पड़ता है, तो ये हो गया आपका सी बार। उसके बाद की सारी कहानी तो इनकम पर डिपेंड है। भाई मेरी इनकम अगर मैं 10,000 कमाऊंगा ना तो मैं उसका 80% हिस्सा खर्च करूंगा। तो आपका जो ये आ गया एमपीसी, तो लिखता है कि आपका जो एमपीसी है दैट इज 0.8। तो अब जितनी भी इनकम की वैल्यू होगी उसके हिसाब से आपकी यहां पर कंजप्शन चेंज होती रहेगी। तो लिखता है सी बार मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन को दिखाता है जब आपकी इनकम जीरो होगी। तो बेसिकली ये हो गया आपका ऑटोनॉमस कंजप्शन। इसके बाद आपका जो ये बी है ये आपको दिखाता है स्लोप को। बी आपको क्या दिखा रहा है? स्लोप। और स्लोप को ही हमने दूसरा नाम क्या दिया था? एमपीसी। तो लिखता है बी रेफर्स टू द रेट एट विच सी इंक्रीज इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इन वाई। इट इज डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। इसी को हम स्लोप भी कह सकते हैं, इसी को हम एमपीसी भी कह सकते हैं। तो मैंने बी लिखने की जगह सीधा ही फॉर्मूले के अंदर एमपीसी लिख दिया। तो यहां पर कहता है और y शोज द पैरामीटर्स ऑफ द इनकम, कि भाई आपकी इनकम जो है वो किस लेवल पर बढ़ रही है, कितनी आप पैसे कमा रहे हो। तो अगर आप यहां पर लिखते हो सी बार तो है 20 और एमपीसी है सपोज 0.8, तो आपका कंजप्शन फंक्शन कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। तो अब आप यहां पर अलग अलग इनकम लेवल पर अलग अलग कंजप्शन पैटर्न को शो कर सकते हो। तो जब आपकी इनकम जीरो है, जब आपकी इनकम जीरो है तो ये वाला हिस्सा तो जीरो हो जाएगा, तो दैट इज। तो कह रहा है कि जब आपकी इनकम जीरो होती है तो जो आपकी कंजप्शन है दैट इज इक्वल्स टू ऑटोनोमस कंजप्शन। भाई जब मेरी इनकम ही नहीं है तो वो एमपीसी वाला कंटेंट का तो कोई कहानी नहीं है, वो तो जीरो हो गया। तो आपकी सी इज इक्वल्स टू सी बार। अब आपकी इनकम है 50 तो पुट कर दो 0.8 इंटू वाई, तो ये हो गया आपका 60। जब आपकी इनकम है 100 तो ये हो गया आपके पास 100। जब आपकी इनकम है 150, जब हो गया आपका ये 140। तो लिखता है आप यहां पर तीनों चीजों की वैल्यू को इस तरीके से इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अब ये आपके पास बीच में फिर से क्वेश्चन आ गए, आप इजीली इसको सोल्व कर पाओगे। डन। इसके बाद आपके पास आ जाता है सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन कुछ नहीं है, इट्स जस्ट आपके जो कंजप्शन फंक्शन था उसका आप रिवर्स कह सकते हो, या आप ये कह सकते हो कि अगर मैंने कंजप्शन फंक्शन को कैलकुलेट कर लिया तो सेविंग फंक्शन कैलकुलेट करना मेरे लिए बाएं हाथ का गेम है। तो लिखता है C इज इक्वल्स टू सी बार प्लस MPCY। यही फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कंजप्शन फंक्शन का। तो यहां पर लिखता है कि मेरी जब इनकम अगर जीरो होती है, अगर जब मेरी इनकम जीरो होती है और मैं कंजप्शन कर रहा हूं 50 की, तो मेरी सेविंग्स कितनी होगी भाई? -50 होगी ना। क्यों? क्योंकि इनकम तो है नहीं। अब जब इनकम नहीं है तो मैं जो पैसे खर्च कर रहा हूं वो सारे के सारे पैसे गुल्लक से ही तो निकालूंगा। तो जब मैं सेविंग फंक्शन ड्राइव कर रहा हूं तो कैसे ड्राइव होगा वो? अगर यहां पर सी बार दे रखा है तो सेविंग में माइनस का सी बार होगा। अगर मैं कह रहा हूं यहां पर वैल्यू 50 है कंजप्शन की, अगर मैं कह रहा हूं ऑटोनोमस कंजप्शन 50 है तो आपकी ऑटोनोमस सेविंग -50 होगी। यह बात तो क्लियर है। ऑटोनोमस कंजप्शन मतलब जब इनकम जीरो है तो मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन अगर 50 है तो इतने ही पैसे आपने गुल्लक से निकाले, तो आपकी जो ऑटोनोमस सेविंग है दैट इज -50। अब वो कह रहे हैं कि यहां पर आपका जो एमपीसी है, अगर एमपीसी में मान लो 0.8 है तो आपने अगर अपनी इनकम, बढ़ी हुई इनकम का 80% हिस्सा खर्च कर दिया तो सेव कितना किया? 20% हिस्सा सेव किया ना। तो यहां पर आपके पास फॉर्मूला बन जाता है +1 माइनस एमपीसी और वाई। तो अगर आपकी इनकम थी जो आपने खर्च करी दैट इज 0.8, तो 1 माइनस 0.8 वाई, तो ये हो गया आपका सेविंग फंक्शन -50, उसके बाद प्लस
0.2y। तो लॉजिकली आपके पास ये जो सेविंग फंक्शन डेवलप हुआ है यही है, आप यहाँ पर सेविंग को कैलकुलेट कर सकते हो। इसी को मैं थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज करके लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल्स टू माइनस का सी बार प्लस एमपीएस वाई, 1 माइनस एमपीसी। तो आपके पास एक फॉर्मूला और बन गया, एमपीएस प्लस एमपीसी इज इक्वल्स टू 1। भाई अगर मैं अपनी इनकम का 80% हिस्सा खर्च कर दूंगा तो लॉजिकली 20% हिस्सा सेव कर रहा हूं, दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। ओके, तो यहां पर भी वो यही बात लिख रहा है कि अगर मैं अपने इनकम का कुछ हिस्सा खर्च कर रहा हूं तो बाकी हिस्सा सेव करूंगा, और यही चीज अब आपको बताने की कोशिश कर रहा है। तो सेविंग फंक्शन का फॉर्मूला फिर से वही, द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम इज कॉल्ड सेविंग फंक्शन। वंस सी फंक्शन इज स्पेसिफाइड, अगर आप सी फंक्शन को कैलकुलेट कर लोगे तो एस फंक्शन निकालना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो आपके पास इसने एक टेबल बनाकर दी है कि भाई ये इनकम है, ये कंजप्शन है। तो जब आपकी इनकम 0 है तो आपकी सेविंग जो है दैट इज -20। तो अगर आपकी इनकम है 50 और कंजप्शन है 60 तो सेविंग है आपकी -10। तो अगर आपकी इनकम है 100 और कंजप्शन भी है 100 तो दैट इज इक्वल्स टू 0। इनकम है 150, कंजप्शन है 140, तो आपकी जो सेविंग्स है दैट इज पॉजिटिव। हो गया ओके। तो वो कह रहे हैं जब सेविंग -20 है, जब इनकम 0 है, इसी को हम यहाँ पर ऑटोनोमस सेविंग कहेंगे। सेविंग इंक्रीज एज इनकम इंक्रीज, तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी सेविंग बढ़ेगी, एक दूसरे से पॉजिटिवली रिलेट है। हैस हमेशा कम रहेगी क्योंकि हम सारी की सारी चीज़ें सेव नहीं करते, क्योंकि कंज्यूम करने के लिए कुछ ना कुछ आपको बचाकर रखना पड़ेगा, और रखना पड़ेगा तो इसीलिए आप यहाँ पर अपना सारा का सारा पैसा जो है ना तो वो खर्च कर रहे हो ना तो वो सेव कर रहे हो। तो बट एस इज ओनली अ पार्ट ऑफ आई, तो आपको यहाँ पर सरवाइव करने के लिए पैसा खर्च तो करना ही पड़ेगा ना, तो कंजप्शन तो होगी ही होगी। तो वो कह रहे हैं सेविंग से मतलब इनकम से ज़्यादा कभी सेविंग नहीं हो सकती, सेविंग हमेशा कम रहेगी क्योंकि आप उसकी सारी की सारी इनकम को सेव नहीं कर सकते। डन। अब ये आपके पास एक डायग्राम बना रखा है, इसको मैं थोड़ा सा इसका बेटर डायग्राम बना रहा हूं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। हमने इसका बेसिक डायग्राम समझ लिया था, ये आपकी इनकम है, ये आपकी कंजप्शन है, ये यहां। अब मैं इसको यहां से डार्क करते हुए नीचे तक डॉट लगा रहा हूं, यहां जहां पर ये एक दूसरे को, मैं इसको आपको थोड़ा सा यहां पर समझा देता हूं, यहां ज़्यादा बेटर रहेगा। ये है आपकी इनकम, ये है आपकी कंजप्शन। यहाँ पर इनकम और कंजप्शन बराबर है, इसी से मैं नीचे एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि हम सेविंग का डायग्राम बना सकें। अभी अभी हमने कहा था कि जहाँ पर आपकी इनकम और कंजप्शन एक दूसरे के बराबर होगी, जहाँ पे आपकी इनकम और कंजप्शन एक दूसरे के बराबर होगी, वहाँ पर आपकी सेविंग जो है वो 0 होगी। यही बात हमने कही थी। तो अब मैं डायग्राम बनाऊंगा तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। सेविंग नेगेटिव से शुरू होकर पॉजिटिव तक जाएगी। सेविंग नेगेटिव कब होगी? जब आपकी इनकम तो कम होगी और कंजप्शन ज़्यादा होगी। सेविंग पॉजिटिव कब होगी? जब आपकी इनकम ज़्यादा होगी और कंजप्शन कम होगी। जहाँ पर आपकी इनकम और कंजप्शन एक दूसरे के बराबर होगी वहाँ पर आपकी सेविंग 0 होगी। तो यही चीज़ हम यहाँ पर इसको लेकर आए हैं। डन। अब ये डायग्राम, अब फिर से वही कहानी यहाँ पर आ जाएगी कि सेविंग लाइन के ऊपर जो 2 पॉइंट आप कोई भी लोगे वो आप क्यों ले रहे हो? ताकि आप इसकी स्लोप निकाल पाओ। स्लोप फिर से वही चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। तो यहां पर वही कहानी मैं एग्जांपल ले रहा हूं। अपनी इनकम का 10,000 रुपये हिस्सा खर्च कर रहा था, अपनी इनकम 10,000 में से 8,000 रुपये खर्च कर रहा था, तो कितने रुपए सेव कर रहा था? 2,000 रुपये। जब मेरी इनकम बढ़ी 15,000 रुपये तो मैं खर्च कर रहा था 12,000 रुपये, तो मैं सेव कितने कर रहा था? 3,000 रुपये। अगर वो मेरे से कहे भाई एमपीएस निकाल कर दिखाओ, तो मैं फिर से वही कहूँगा डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई। तो आपकी इनकम में कितना चेंज आपको दिखाई दे रहा है? इनकम में चेंज दिखाई दे रहा है 5,000 का वही, और सेविंग में कितना चेंज दिखाई दे रहा है आपको? 1,000 रुपये का। तो 1,000 बाय 5,000 दैट इज 0.2। तो यही हो गया आपका एमपीएस। तो अब हमारे पास 2 फॉर्मूले बन जाते हैं, एमपीएस प्लस एमपीसी इक्वल्स टू 1।
और एक आपका बन जाएगा APS प्लस APC इज इक्वल्स टू 1। ये दो फॉर्मूले आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको आपको याद रखना है। डन। देखो स्लोप ऑफ एस लाइन फिर से वही, स्लोप ऑफ एस लाइन यहाँ पर जो है वो आपकी फिर से कांस्टेंट रहने वाली है। ये रहा, दो पॉइंट के बीच में आप कोई भी दो पॉइंट ले सकते हो और उसके बीच में उसे कैलकुलेट कर सकते हो। एपीएस और एमपीएस जो है वो आपका फिर से डिफरेंट कंसेप्ट है, फिर से वही कहानी। एमपीएस तो आपको चेंज बता रहा है डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई, एपीएस आपको यहां पर क्या बताएगा, सेविंग बाय वाई। यही चीज वो यहां पर लिख रहा है, कह रहा है एपीएस कैन नेवर बी 1 और ग्रेटर देन 1। एपीएस की वैल्यू कभी एक या एक से ज्यादा हो ही नहीं सकती। आपने 1000 रुपए कमाए हैं, आप 1000 के 1000 रुपए थोड़ी सेव कर लोगे भाई, कुछ पैसा तो खर्च करोगे ना सर्वाइव करने के लिए। तो वहां लिखता है सेविंग कैन नेवर बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वाई, हमेशा कुछ ना कुछ मिनिमम लेवल तो रहेगा ही रहेगा। एपीएस 0 जब सेविंग इज 0। भाई आपने 1000 रुपए कमाए, 1000 के 1000 ही खर्च कर दिए। एपीएस का फॉर्मूला है सेविंग बाय वाई। अब आपने 1000 रुपए कमाए थे, 1000 के 1000 रुपए खर्च कर दिए, तो आपकी सेविंग जो है वो 0 भी हो सकती है। और अगर सेविंग 0 होगी तो एपीएस भी 0 हो सकता है। एपीएस नेगेटिव भी हो सकता है। एपीएस नेगेटिव क्यों हो सकता है, जब कंजप्शन ज्यादा होगी इनकम से। एपीएस टेंड्स टू राइज एज इनकम राइज इन द इकोनॉमी। डेफिनेशन फिर से वही, एपीएस रेशियो बिटवीन टोटल सेविंग एंड टोटल इनकम, एमपीएस रेशियो बिटवीन चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। अब स्लोप ऑफ एस लाइन भी यहां पर कांस्टेंट रहेगी, वो भी आपकी स्ट्रेट लाइन लीनियर फंक्शन होगा, लीनियर सेविंग फंक्शन होगा आपका, और ये भी हम यहां पर एक फॉर्मूले के थ्रू ड्राइव कर सकते हैं। हो गया क्लियर यहां तक मेरी बात। इसके बाद आपके पास ये न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे, आप इजीली इसे सॉर्ट कर पाओगे। फिर से एपीएस दे रखा है, लेवल ऑफ इनकम दे रखा है, आप यहाँ पर एपीएस और इनकम से सेविंग निकाल लोगे, और जब सेविंग आ जाएगा तो आपको चेंज निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब आपकी इनकम 500 से 700 होगी, 200 का चेंज आ रहा है, तो आपकी सेविंग में कितना चेंज आ रहा है, दैट इज आपका एमपीएस। अब एल्जेब्रिकली बात करें तो फिर से वही, सेविंग इज इक्वल्स टू माइनस सी बार प्लस, मैंने यहां पर लिखा था 1 माइनस एमपीसी, एमपीसी को हम यहां पर बी भी डिनोट कर सकते हैं, तो आपका फॉर्मूला यहां पर ड्राइव हो जाएगा। ओके, तो बहुत ही इजी है ये आपका कंटेक्स्ट। अब यही चीज मैंने देखो आपको यहां पर बनाकर दिखाई थी, ताकि आपको रिलेशनशिप समझ में आ जाए कि हमने कैसे एक डायग्राम को डेवलप किया है। बार बार टेबल आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी मर्जी से कोई भी एक टेबल याद कर सकते हो और उसे ड्रॉ कर सकते हो। डन। इसके बाद देखो ये रहा आपका फॉर्मूला, यहां पर कह रहा है what will be the assigned value of s function when slope of c function is given 0.6। अगर c फंक्शन की स्लोप यानी MPC आपका 0.6 है तो MPS आपका 0.4 होगा। तो ऐसे बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे जब आप कंसेप्ट को समझ लोगे। अब वो कह रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन MPC और MPS। अभी अभी हमने कहा यहाँ पर एक ही रिलेशनशिप है, MPS प्लस MPC इक्वल्स टू 1, और ऐसी आपका एपीसी और एपीएस के बीच में दैट इज इक्वल्स टू 1। ये आपकी रिलेशनशिप यहाँ पर इसने डिफाइन कर दी है। तो वो कहता है कि एपीसी और एपीएस आपका 1 होगा अगर आपने आधी इनकम खर्च कर दी तो आधी इनकम आप सेव करोगे, अगर 3/4 इनकम आपने यहाँ पर स्पेंड कर दी तो 1/4 इनकम ही आप यहाँ पर सेव कर पाओगे। ऐसी एमपीएस की कहानी है। वो कह रहा है कि अगर आपकी बढ़ी हुई इनकम का आधा हिस्सा खर्च कर दिया तो आपका जो बढ़ी हुई इनकम का आधा हिस्सा सेव कर लिया, अगर आपने बढ़ी हुई इनकम का 3/4 हिस्सा खर्च कर दिया तो बढ़ी हुई इनकम का 1/4 हिस्सा आपने यहां पर सेव कर लिया। हो गया डन। तो ये बेसिक से क्वेश्चन यहां पर दे रखे हैं, आप बहुत ही इजीली इस चीज को समझ पाओगे। ये मैं रेंज ऑफ वैल्यूज, जब भी मैं इस डिफरेंस की बात करता हूं, इस रेंज ऑफ वैल्यूज को मैं इंपॉर्टेंट लिखता हूं। एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस वाले कंसेप्ट से 100% आता है, तो इसलिए इसे काइंडली एक बार ध्यान से पढ़ लेना कि कौन कौन सी वैल्यूज ज़्यादा होती है और कौन सी कम। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एपीसी कभी भी आपका नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कंजप्शन बेचारी कभी भी माइनस में हो ही नहीं सकती, वो तो पॉजिटिव है। एपीसी कभी 0 नहीं हो सकता
क्यों? क्योंकि कंजप्शन 0 नहीं हो सकती। एपीसी 1 के बराबर हो सकता है। कैसे? आपने 1000 रुपये कमाए, 1000 के 1000 खर्च कर दिए। एपीसी ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। आपकी इनकम 0 है, फिर भी आप यहाँ पर पैसा खर्च कर रहे हो। आपके ने कमाए 10 रुपये, लेकिन घर का खर्चा 50 रुपये है, हो गया ना ग्रेटर देन। अब आ जाता है एमपीसी। एमपीसी आपका फिर से 0 नहीं हो सकता, नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता। 0 हो सकता है कैसे? क्योंकि एमपीसी का मतलब है डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। मेरी इनकम बढ़ी 1000 रुपये और वो 1000 के 1000 मैंने सेव कर लिए, तो इसका मतलब यहां पर आपके जो चेंज है वो 0 हो गया। वेन डेल्टा एस इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई, यानी बढ़ी हुई इनकम का सारा हिस्सा मैंने सेव कर लिया। मेरी इनकम थी 10,000 रुपये, मैं खर्च कर रहा था 8,000 रुपये, मेरी इनकम होगी 15,000 रुपये, अभी भी मैं 8,000 रुपये ही खर्च कर रहा हूं। तो बेसिकली वो यहां पर क्या कह रहा है कि आपकी इनकम तो बढ़ी लेकिन आपने खर्चे नहीं बढ़ाए। हो गया डन। 1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आपकी इनकम बढ़ी 5,000 रुपये, आपने खर्चे भी 5,000 रुपये ही बढ़ा दिए। 1, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता एमपीसी। क्यों भाई? इनकम 5,000 बढ़ी है तो मैं खर्चे भी 5,000 ही बढ़ा सकता हूँ ना, उससे ज़्यादा तो नहीं बढ़ा सकता। तो इसलिए वो लिखता है एज डेल्टा सी कैन नेवर बी ग्रेटर देन डेल्टा वाई। अब आपके पास आ जाता है एपीएस और ये है आपका एमपीएस। अब वो कह रहा है एपीएस जो है वो नेगेटिव हो सकता है, वो तो शुरुआती नेगेटिव से करता है। 0 हो सकता है बिल्कुल जब कंजप्शन इनकम के बराबर होती है। ये 1 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन तो करना ही पड़ेगा। यानी आपने 1000 रुपये कमाए हैं, 1000 के 1000 सेव थोड़ी कर सकते हो, 150 रुपये तो खर्च करने पड़ेंगे। और ये ग्रेटर देन 1 हो सकता है क्या? जब ये 1 ही नहीं हो सकता तो ग्रेटर देन 1 की तो कहानी ही भूल जाओ। तो ये हो गया आपका एपीएस। अब एमपीएस की कहानी लिखते हैं। एमपीएस नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं, चेंज नेगेटिव नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखना। इनकम बढ़ेगी तो सेविंग बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, क्या पता सेविंग ना बढ़े, लेकिन नेगेटिव नहीं होगी, तो इसलिए नो। क्या 0 हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। आपकी इनकम 10 से 15,000 रुपये हुई और आपने ये जो 5,000 रुपये बढ़े, ये 5 के 5 खर्च कर दिए, तो ये आपका 0 हो सकता है। यानी चेंज इन कंजप्शन जो चेंज इन सेविंग है वो 0 हो सकता है। बढ़ी हुई इनकम का सारा हिस्सा खर्च कर दिया। 1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जितनी इनकम बढ़ी आपने सारी की सारी सेव कर ली। और ग्रेटर देन 1 हो सकता है क्या? नहीं, ग्रेटर देन 1 तो हो ही नहीं सकता। डन। ये है आपके 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स। इसके बाद ये आपका जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाता है। और कहीं ना कहीं अगर इस चैप्टर में कोई भी छोटा सा माइनर सा भी डाउट आए तो मुझे मैसेज करना, व्हाट्सएप करना, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा ताकि आपको इस एग्ज़ाम्स में 95 प्लस स्कोर करवा सकूँ, ये मेरा वादा रहेगा। धन्यवाद।